हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिस पे हम करंट से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबू धाबी के नए डिवोर्स और मैरिज लॉ के बारे में, जो कि नॉन मुस्लिमों को कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसके अंदर। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या इस लॉ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी अबू धाबी की लोकेशन कहाँ पर है। ये अपना इंडिया है। फिर इसके बाद में ये जो ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे है अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल है किसकी? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। बेसिकली जो यूएई है वो 7 अमीरातों से मिलकर बना है, और उनमें से अबू धाबी भी एक है। बाकी ये दुबई और ऊपर है। ठीक है। तो अमीरात बेसिकली क्या होते हैं कि एक किंगडम टाइप का रहते है मैनेजमेंट वहाँ पर, एक साम्राज्य टाइप का रहता है। ठीक है। वहाँ पे एक किंग होता है। तो इस तरीके के 7 अमीरातों से मिलकर यूएई बना है। ठीक है। तो इसलिए उसको यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, अरबों का एक संयुक्त। तो इसे समझ में आ ही रहा है ना। तो ये अबू धाबी है। वर्ल्ड मैप में भी समझ में आ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि अबू धाबी कहाँ पर है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लॉ में बताया क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ टाइमों में क्या था कि पहले के टाइम में यहाँ पर शरिया कानून लागू था, जिसके हिसाब से गैर मुस्लिमों को शादी और कुछ भी का इजाज़त नहीं थी, या बहुत कठोर नियम थे कि गैर मुस्लिमों को शादी करने के लिए या तो अपने देश की एम्बेसी में जाना पड़ता था, नहीं तो उनको राइट्स कुछ थे ही नहीं। ठीक है। तो इसी के लिए थोड़ा सा शरिया कानून में चेंजेस लाने के लिए गैर मुस्लिमों के लिए अलग से एक कोर्ट की व्यवस्था की। ठीक है। अलग से एक कोर्ट की व्यवस्था की अबू धाबी में। अबू धाबी के किंग, इस लॉ को रिप्रेजेंट अबू धाबी के किंग जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया या पेश किया गया, लागू किया गया, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MBZ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या की फैक्टर्स हैं इस बिल में। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक कोर्ट इस्टेब्लिश होगा कहाँ पर? अबू धाबी पे। ठीक है। काय के लिए इस्टेब्लिश होगा? डिवोर्स मैरिज से संबंधित जितनी भी नॉन मुस्लिम्स की समस्याएं उनकी उनसे लेकिन। और इसमें हेयरिंग कौन सी लैंग्वेज में होंगी? अरेबिक के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। और ख़ास बात यह है कि अभी ये टेस्टिंग के तौर पर इसे केवल अबू धाबी पर ही लागू करे गया है, पूरी यूएई में लागू नहीं है। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इस लॉ के बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अबू धाबी का जुडिशियल डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से इस लॉ में 20 आर्टिकल और 5 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है। अभी हम इनको देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैरिज प्रोसीजर के बारे में बताया गया है नॉन मुस्लिम्स या फॉरेनर्स के लिए। ठीक है। सेकेंड में यह बताया गया है कि डिवोर्स प्रोसीजर को किस तरीके से आसान किया गया है। मतलब सेकेंड में पहले क्या होता रहा कि डिवोर्स प्रोसीजर बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती रही, तो उसको इजी करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए गए हैं, इसको सेकेंड चैप्टर में बताया गया। ठीक है। अब थर्ड चैप्टर किससे डील करेगा? थर्ड चैप्टर डील करेगा चाइल्ड की कस्टडी से, कि डिवोर्स के बाद में बच्चा जो है वो किसके पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा या फादर के पास जाएगा। ठीक है। और एक और टर्म को इंट्रोडक्ट किया गया है, जॉइंट जॉइंट कस्टडी। ठीक है। जॉइंट कस्टडी के टर्म को इंट्रोडक्ट किया गया है। अब देखते हैं कि फोर्थ चैप्टर में क्या है। फोर्थ चैप्टर बात करता है इनहेरिटेंस की। किसके बारे के? इनहेरिटेंस नॉन मुस्लिम्स के लिए, कि नॉन मुस्लिम्स कैसे रह सकते हैं वहाँ पर, कैसे अगर कोई फॉरेनर हो कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है, इसके बारे में फोर्थ चैप्टर में बताया गया है। और फिफ्थ चैप्टर बात करता है किसकी? प्रूफ ऑफ पैटर्निटी की। ठीक है। मतलब पितृत्व के महत्व को के बारे में बताता है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पर है तो वो कैसे, किस तरीके से वह रह सकता है ना। तो फिफ्थ चैप्टर इसके बारे में। अब हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड रहा होगा। इतने बड़े लॉ को इस्टेब्लिश करने से पहले स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे कदम उठाए गए होंगे, फिर उसके बाद में इतना बड़ा कदम उठाया गया। तो स्टार्ट किस इसके बैकग्राउंड बनने की स्टार्ट, मतलब बेस बनने की स्टार्ट कब हो गई थी? सितंबर 2020 को, जब अनमैरिड कपल को कोहेबिटेट मतलब
जो मैरिड कपल हैं उनके एरिया में रहने की इजाज़त दी गई थी, मतलब लिव इन की परमिशन दी गई थी। ठीक है। और इसके साथ साथ ऑनर किलिंग जो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका भी क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है। साथ ही अल्कोहल में जितने रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उसको भी थोड़ा कम कर दी गई सितंबर 2020 में। ठीक है। अब इसके बाद आया सितंबर 2021। इसमें जितने भी अल्कोहल में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे और अल्कोहल का जो लाइसेंस सिस्टम था उसको पूरा तरीके से एंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अपनी हैं, तो ऐसा वो क्यों कदम उठा रहे हैं, क्यों इतने लिबरल हो रहे हैं, मतलब क्यों इतने ध्यान दे रहे हैं लिबरलाइजेशन के ऊपर, इतना क्यों फॉरेन्स के मतलब विभिन्न देशों के इन्वेस्टर को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में कहा गया कि UAE की जो इकनॉमी है कुछ सालों में श्रंक हो सकती है, मतलब इकोनॉमी में सिकुड़न देखने को मिल सकती है, इकोनॉमी कम हो सकती है जितना उनकी GDP वगैरह है ना। तो इसको बचाने के लिए विभिन्न तरीके के कदम उठाए गए हैं, उन्हीं कदमों में से एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है। ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने लोगों को इस तरीके का माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आप रह सकते हो। ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए इस लॉ के आने के बाद। ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले शरिया कानून के हिसाब से अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों मुस्लिम हैं तब वह शादी कर सकते हैं। अगर दूल्हा मुस्लिम हो और दुल्हन कोई और भी रीजन की हो, मतलब क्रिश्चियन हो या कोई और रिलीजन की हो, तो वो शादी कर सकते हैं। अगर दोनों नॉन मुस्लिम हैं, मतलब दोनों मुस्लिम नहीं हैं, तो वह शादी करने की उनको परमिशन थी नहीं शरिया के हिसाब से। और अगर जो दुल्हन है वो मुस्लिम है और दूल्हा नॉन मुस्लिम है, तब भी उनको शादी करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। तो शरिया लॉ यह कहता रहा। तो इस जो नया लॉ आया है उसके हिसाब से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको शादी के अधिकार दिए गए हैं, पर इस लॉ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है कि नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच में शादी का क्या कनेक्शन रहेगा, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया, पर थोड़ी सी ढील मिली है। ठीक है। और साथ ही पहले इसमें क्या होता रहा पहले कि वुमेन को अपना शादी से पहले फैमिली वाले की, मतलब अपने गार्जियंस की, मम्मी पापा की परमिशन कंपलसरी रहती रही। तो अब इस कंपलसरी को भी ख़त्म कर दिया गया है कि अगर दूल्हा और दुल्हन मेल और फीमेल दोनों एग्री करते हैं तो वो आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम और देखते कि और क्या चेंजेस आए। तो सबसे बड़ा चेंज आया है डिवोर्स के ऊपर। पहले क्या होता रहा कि अगर वाइफ को नॉन मुस्लिम है और उसको डिवोर्स चाहिए तो उसको कोर्ट में यह प्रूफ करना रहता था कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया गया। अगर वो ऐसा करने से मैं सफल नहीं होती रही, कि अगर वो फिजिकल हार्म के प्रूफ नहीं दे पाती, मतलब उसको कोई ऐसा प्रूफ नहीं रहता रहा कि जो बता सके कि उसको उसके साथ फिजिकल हार्मनेस हुई गई है, मतलब उसको फिजिकल तरीके से चोट पहुंचाई गई है, तो वह डिवोर्स के अपील ही नहीं कर सकती रही। ठीक है। तो और अगर वो उसने बाई चांस अपील उसकी एक्सेप्ट भी हो गई तो सबसे पहले उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता रहा। सबसे पहले उन्हें फैमिली गाइडेंस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता रहा। फिर उसके बाद में एक कंसुलेटर उनको अपॉइंट होता रहा। तो जो विभिन्न तरीके की वो रही प्रोसेस से गुजरने के बाद लंबा चौड़ा टाइम मिलता रहा। अब ये होता है कि डिवोर्स की जो हेयरिंग है वो फर्स्ट हेयरिंग में, मतलब पहली ही मीटिंग में अगर कोर्ट में हो रही है तो उसमें भी डिवोर्स दिया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही डिवोर्स की जो प्रोसेस है उसको कम कर दिया गया। अब आगे देखते कि और क्या चेंजेस आए। और चाइल्ड जो बच्चों की कस्टडी है उनके ऊपर भी बहुत एक अच्छा कदम उठाया गया। कि पहले क्या होता रहा कि केवल मम्मी के पास बच्चे की कस्टडी रहती थी और पिता को गार्जियन समझा जाता रहा। क्यों? क्योंकि वह फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करता रहा। माता किसी बच्चे की मम्मी अगर डिवोर्स हो गया है माता पिता का, तो बच्चे की मम्मी बच्चे को रखेगी और पिता उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले कस्टडी और जो गार्जियनशिप है दोनों को अलग अलग इशू समझा जाता रहा। पर अभी ये हो गया कि अब जॉइंट कस्टडी रख सकते हैं, मतलब दोनों अपने अधिकारों को बांट सकते हैं या दोनों अपने अधिकारों को बांट सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से
चाइल्ड कस्टडी में भी बहुत से चेंजेस आए। तो हमने देखा कि इस तरीके से बहुत से अच्छे कदम उठाए गए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके हित के लिए, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। और अबू धाबी अबू धाबी एक फर्स्ट ऐसा गल्फ कंट्री बन गई है जो इस तरीके की कदम उठाई है, जिसने सरिया के खिलाफ, सरिया के अलग भी अपने देश में एक और कानून लेके आई हैं। तो बल्कि इसकी शुरुआत छोटे रूप में हुई है, परंतु इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। और आज की वीडियो में बस यहीं तक था, जिसमें हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश की। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। वैसे समझाने की कोशिश की, पर स्टार्टिंग फेज़ है, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ें भी रह सकते हैं, थोड़ा सा फंबल भी होता है। तो धीरे धीरे अपन इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और धन्यवाद इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।